इस वीडियो में हम लोग जेराल्ड मैनले हॉपकिंस, जो कि विक्टोरियन एज के ज़्यादा फेमस तो नहीं लेकिन क्रिटिकली काफ़ी सक्सेसफुल पोएट थे, उनकी लाइफ को डिस्कस करेंगे दोस्तों। एक आपको पूरी स्टोरी बताऊंगा इनकी लाइफ की, किस तरह से धर्म ने इनको बांध के रखा था, इनकी पोम्स किसने पब्लिश करवाई थी। काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपसे डिस्कस करनी है इस वीडियो में। शुरू करते हैं, मिलता है इस वीडियो के एंड में। जीएम हॉपकिंस को शुरू से एक अच्छा माहौल मिला था। फादर इनके पोएट थे, माँ को जर्मन फिलोसफी में इंटरेस्ट था, दो भाई एक ऑफिशियल आर्टिस्ट थे, बहनों ने भी अच्छे अच्छे स्केच बना रखे थे, पियानो बजाती थी एक बहन एंग्लिकन नन थी। तो आर्टिस्ट लोगों की फैमिली में अगर आप रहोगे तो आपकी भी इच्छा होगी कि कुछ ना कुछ सीखूं। तब जाके इन्होंने ड्राइंग सीखी और तय किया कि अपने टाइम के फेमस पोएट और पेंटर डीजी रॉसेटी जैसा बनूंगा। काफ़ी इंस्पायर्ड थे ये प्री राफेलाइट ब्रदरहुड से पेंटिंग्स के मामले में। जैसे जैसे बड़े हो रहे थे, इनको अपनी पर्सनैलिटी में दो क्वालिटीज़ नज़र आई दोस्तों। एक तो फिजिकल ब्यूटी ये बहुत पसंद करते थे, इंटरेस्टेड थे। दूसरा स्पिरिचुअलिटी। इनको तो अपना नाम हॉपकिंस भी पसंद नहीं था। खैर 1863 में ये जाते हैं ऑक्सफोर्ड में। वहाँ पे इनकी मुलाकात होती है बड़ी हस्तियों से, जैसे वाल्टर पेटर, आने वाली बड़ी हस्तियों से, वाल्टर पेटर, जॉन रस्किन और विलियम मॉरिस। लेकिन इनकी दोस्ती शायद हॉपकिंस के ज़्यादा लंबे टाइम तक नसीब में नहीं थी। साल 2 साल के अरसे के अंदर ही इन्होंने एक नया ग्रुप ज्वाइन कर लिया, एंग्लो कैथोलिक इंटेलेक्चुअल्स का। अब उन लोगों के बीच जाकर इन्होंने खुद को बांध लिया दोस्तों। जैसे संडे के दिन कोई भी पुडिंग नहीं खानी, क्योंकि संडे बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ना क्रिश्चियंस के अंदर। चाय नहीं पीनी, और चाय पीनी भी है तो चीनी वाली नहीं पीनी है, सिर्फ जागने के लिए पीनी है। फ्राइडे के दिन कोई भी कविता नहीं लिखूंगा। कविता लिखने का बहुत शौक था इनको। दरअसल दोस्तों ये लोग संडे के दिन एक उपवास रखते थे जिसे लैंड कहा जाता था। तो लैंड के दौरान ये मतलब पुडिंग नहीं खाएंगे कोई भी। गुड फ्राइडे के दिन तो सिर्फ रोटी और पानी पर जीना है, ब्रेड और पानी पर जीना है। तो ऐसे थे जीएम हॉपकिंस। अगर आप उनकी ये स्ट्रिक्ट लाइफ को और ठीक से समझना चाहते हो तो एक पोएम है दोस्तों, द हैबिट ऑफ परफेक्शन, उसको पढ़ लो। पोएम इन्होंने लिखी है। अब ऑक्सफोर्ड में रहने के दौरान इन्होंने 1862 से 1866 तक कुछ डायरी और लेटर्स लिखे। उनमें आपको हॉपकिंस का टेम्परामेंट और टेस्ट के बारे में पता चलता है, क्योंकि बात के रिकॉर्ड्स तो काफ़ी इन्होंने जला दिए थे। इनको पढ़ के क्रिटिक्स ने, इनकी डायरी और ये लेटर्स को पढ़ के क्रिटिक्स ने पता लगाया कि इनके दिमाग में क्या चलता था उस वक्त, कैसे इस इंसान का दिमाग काम करता था। इनकी पेंटिंग्स को देखकर अंदाज़ा लगाया कि ये प्री राफेलाइट आर्ट में बड़ा इंटरेस्ट लेते थे। अब उसी दौरान इनके अंदर चल रही बातें बाहर निकलने के लिए बेताब हो रही थी। इसलिए इन्होंने ये जरिया क्या बना, पोम्स लिखना शुरू की। इनकी दिलचस्पी थी मोनोलॉग्स में, लिरिक्स में, पास्टल पोम्स में और प्लेज लिखने में, लेकिन लिखा बड़ा कम। आप देखो, बंदे ने मिल्टन, जॉर्ज हर्बर्ट, बायरन, कीट्स, टेनिसन, आर्नोल्ड, स्विनबर्न और क्रिस्टीना रॉसेटी, इन सारे पोइट्स की स्टाइल में लिखने की कोशिश की। कोई एक स्टाइल नहीं अपनाया, बहुत सारे स्टाइल्स में लिखने की कोशिश की, क्योंकि ये अपना एक ऑथेंटिक कैंडस खोज रहे थे। बहुत इम्पल्सिव थे, आवेग में आ जाते थे, और दूसरी तरफ इंटरेस्ट की तरफ भी झुके हुए थे। तो आपस में क्लैश होता था इनके विचारों का। अब दोनों में बड़े अनसेटिस्फाइड फील करते थे। मतलब पोएट्री लिखने की इच्छा तो बहुत होती थी दिमाग में, लेकिन उसी दिमाग में एक कोने में बात ये भी चलती थी कि ये पोएट्री मुझे मेरे धर्म से, मेरे कर्म से दूर कर देगी। वो क्यों, आगे मैं आपको समझाऊंगा। बाद में 1866 में ये रोमन कैथोलिक बन गए, खुद को कन्वर्ट कर लिया, और सारा इन्फ्लुएंस जो था ना कार्डिनल न्यूमैन का था दोस्तों इन पर। देखो दोस्तों, ये कार्डिनल न्यूमैन का नाम ज़रूर आप ध्यान रखना, क्योंकि इस बंदे ने जीएम हॉपकिंस को कन्वर्ट करने के लिए इंस्पायर किया था। हॉपकिंस ने इस आदमी से मुलाकात के बाद से इसको अपना गुरु मान लिया। बहुत गहरा सम्मान करते थे न्यूमैन का हॉपकिंस। न्यूमैन ने खास तौर पर इन्हें बोला कि हॉपकिंस, तुम रोमन कैथोलिक बन तो रहे हो, लेकिन बेटा पढ़ाई से समझौता मत करना। तो उस साल ना सिर्फ हॉपकिंस ने टॉप किया, बल्कि खुद को ऑक्सफोर्ड के सबसे बेहतरीन ग्रीक लर्नर्स में साबित भी किया। दोस्तों बहुत जुझारू थे, कहने का मतलब बहुत डेडिकेटेड थे, किसी भी चीज़ को पकड़ लेते थे तो पकड़ लेते थे। तो अब धर्म के इन्फ्लुएंस में आने के बाद में दोस्तों से साथ छूट गया। लेटर्स पे बात होती थी, लेकिन अब इनको बनना था प्रीस्ट, जिसके लिए 9 साल की ट्रेनिंग होती थी। ऐसे नहीं बन जाते प्रीस्ट, बहुत ट्रेनिंग लगती है। 1868 में इन्होंने स्विट्ज़रलैंड की यात्रा की, वहाँ गए और प्रीस्ट बनने के लिए काम शुरू कर दिया। 2 साल तो नौसिखिए की तरह काम किया, लेकिन फिर 7 साल बहुत सारी फिलोसॉफिकल स्टडीज़ की।
1868 से आप समझ लो 1877 तक इनकी ये ट्रेनिंग चली और 1877 में ये प्रीस्ट बने। और उस दौरान, उस ट्रेनिंग के दौरान 1875 में इन्होंने जो भी चीज़ें लिखी उसमें इन्होंने आसमान, बादलों का बनना, पेड़, लहरों का गिरना, फूलों का खुलना और बंद होना, मुरझा जाना, ऐसी सारी चीज़ें जो भी लिखी, तो इनसे समझ में आता है कि नेचर को लेकर इनका क्या इंटरेस्ट रहा होगा। तो इन्होंने दोस्तों 2 कॉन्सेप्ट निकाले, आप नोट कर लेना, इंस्केप और इंस्ट्रेस। इंस्केप और इंस्ट्रेस पूछा जा सकता है कि ये दोनों टर्म्स किसने निकाली थी, तो जीएम हॉपकिंस ने। लेकिन अचानक न जाने क्या हुआ, 1868 में ही इन्होंने अपनी सारी राइटिंग्स को जला दिया। बोले जब तक चर्च के ऑफिशियल्स मुझे लिखने के लिए नहीं बोलेंगे मैं नहीं लिखूंगा, बिल्कुल नहीं लिखूंगा, कुछ भी नहीं लिखूंगा। 7 साल तक ये चुप्पी बनी रही दोस्तों। फिर एक चर्च के ऑफिशियल ने कहा कि तुम एक एलिजी लिखो कुछ चर्च के लोगों की याद में, जो ड्यूसलैंड नाम के एक वर्क में सामने आई, मतलब ड्यूसलैंड नाम का एक वर्क लिखा इन्होंने। अब उसी दौरान एक आदमी था डन स्कॉटस, ये एक स्कॉटिश फिलोसोफर था, उसके इन्फ्लुएंस में ये आए। ये आदमी का काम लिखा हुआ था, ये आदमी जिंदा नहीं था, इस आदमी का काम था जो कभी ऑक्सफोर्ड में ही पढ़ा था। उसके प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिज्म, थ्योरी ऑफ नॉलेज, इन सब से बहुत प्रभावित हुए जीएम हॉपकिंस। जीएम हॉपकिंस को ऐसा लगा कि इस बंदे की थ्योरी और मेरा इंस्केप और इंस्ट्रेस का आइडिया मिलता जुलता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ जीएम हॉपकिंस की लाइफ की। इनकी ऑक्सफोर्ड में रॉबर्ट ब्रिजेस नाम के एक बंदे से दोस्ती हुई थी, जो लाइफ लॉन्ग इनका फ्रेंड रहा था, और इस रॉबर्ट ब्रिजेस ने इनके वर्क्स को पब्लिश करवाया था। एक और बंदा था R.W. डिक्सन। इन 3 लोगों में आपस में लेटर्स में कन्वर्सेशन होती थी, क्रिटिसिज्म करते थे ये लिटरेचर का, ये तीनों जने मिल के। प्रॉब्लम ये थी कि ब्रिजेस और डिक्सन ये दोनों तो अपने वर्क्स को छपवा सकते थे क्योंकि ये धर्म के साथ में इतना जुड़े हुए नहीं थे जैसे हॉपकिंस थे, लेकिन हॉपकिंस को धर्म ने बांधा हुआ था, या ऐसा कहें कि हॉपकिंस खुद बंधे हुए थे। हाँ, वो स्कूल और कॉलेजेस में क्लासिक्स ज़रूर पढ़ाते थे, यानी ग्रीक लिटरेचर पढ़ाते थे बच्चों को। 1879 से 1882 तक जो भी पोम्स इन्होंने लिखी उसमें आप देखोगे एक प्रीस्ट के रूप में वो अपना एक्सपीरियंस बताते हैं उन पोम्स के अंदर। बोलने में थोड़ा दुख होता है, लेकिन ना तो वो एक बहुत अच्छे प्रीस्ट बन पाए, एक रिमार्केबल प्रीस्ट बन पाए, ना एक रिमार्केबल टीचर बन पाए। तो जहाँ जिस जगह ये कर सकते थे वहाँ पर अपनी प्रतिभा को दबा रहे थे, क्योंकि आप देखोगे कि एक प्रीचर की तरह इनके लिए बोलना इनकी बस की बात नहीं थी। एक लेक्चर देना, फिर चाहे हाथ में नोट्स दे दो या बिना नोट्स के, ये घबरा जाते थे। और क्लासिक्स पढ़ाने में इंटरेस्ट नहीं था। मतलब इंटरेस्ट तो तब होगा ना जब आप इंटरेस्ट किसी का डेवलप कर सकोगे। ये स्टूडेंट्स का अटेंशन होल्ड नहीं कर पाते थे। फिर 1884 में डबलिन में ये ग्रीक के प्रोफेसर बन गए। एक तो इंटरेस्ट नहीं था मतलब उस काम के अंदर, दूसरा घर से दूर डबलिन में, तीसरा आयरलैंड का माहौल बहुत ख़राब था, चौथा हैवी बर्डन। तो मैं सच कहूँगा हॉपकिंस ने जानबूझकर अपना टैलेंट बर्बाद कर लिया बेकार के कामों में। से बहुत वीक थे दोस्तों ये, इनकी हेल्थ इनका साथ नहीं देती थी। ये चीज़ समझनी है तो आप इनकी एक पोएम है स्पेल्ड फ्रॉम सिबिल्स लीव, इसको पढ़ो और इसके साथ की 6 सोनेट्स को पढ़ो, आपको समझ में आएगा कि किस तरह से ये परेशान थे अपने काम के अंदर। ऐसा पोएट जो कभी पब्लिश नहीं हो पाया दुनिया के सामने अपने जीते जी। एक गलतफहमी थी इनको कि पोएट्री लिखूंगा तो फेमस हो जाऊंगा। मतलब अगर पोएट्री लिखूंगा तो फेम की लालच होगी, और फेम की लालच एक प्रीस्ट के मगज में तो कभी आनी नहीं चाहिए। बोलते थे अगर मैं मर जाऊँ ना तब मेरी पोम्स को पब्लिश करवा देना, क्योंकि तब तो मेरे मगज में आएगी नहीं ये सारी चीज़ें। और बता के भी गए थे कि कौन पब्लिश करवाएगा। दुख था हॉपकिंस को, इसलिए उन्होंने लिखा आई कैन नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग एट ऑल। आई कैन नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग एट ऑल, खुद को यूनिक भी कहा उन्होंने। हम जानते हैं कि किस लिए था दुख उनको, धर्म ने बांध के रखा था उनको, एक फ्री बर्ड थे, लिख सकते थे, लेकिन हॉपकिंस ने कभी ये बात नहीं मानी। या ऐसा कह सकते हैं कि खुद के पैरों में इन्होंने खुद ही बेड़ियाँ डाल रखी थी, क्योंकि इनको ऐसा करने के लिए किसी ने जोर नहीं दिया था, दबा के नहीं रखा था। लेकिन ऐसा माना जाता है कि अगर ये पोएट थोड़ा सा फ्री होकर लिख लेता बिना प्रेशर के, तो आज टॉप के विक्टोरियन पोएट्स की लिस्ट में इनकी गिनती की जाती। खैर नाम तो अभी भी फिर भी है। और आयरलैंड में ही खुद पर ज़रूरत से ज़्यादा ज्यादती करने की वजह से टाइफाइड से इनकी मौत हो गई सिर्फ 45 साल की एज में, थैंक्स टू हिज फ्रेंड मिस्टर रॉबर्ट ब्रिजेस, जिन्होंने अपनी समझ से एक कलेक्शन तैयार किया इनकी पोइट्री का और इनके वर्क्स को पब्लिश करवाया 1920 में,
फिर 1930 में दूसरा एडिशन पब्लिश हुआ। धीरे धीरे ग्रेजुअली क्रिटिक्स में हॉपकिंस की फेम बढ़ती गई। कमाल की बात मैं आपको बताऊं, हॉपकिंस का काम काफ़ी नया था दोस्तों, क्योंकि विक्टोरियंस के बीच में ये दिल और दिमाग की बातें कर रहा था ये पार्ट। विक्टोरियंस ने जो भी लिखा उससे 30 साल एडवांस की बातें कर रहा था, ये मॉडर्न एज की बात कर रहा था ये पार्ट। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। एक सेपरेट वीडियो बनाकर मैं आपको इनके इनस्केप और इंस्ट्रेस के कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा, आइडिया को समझाऊंगा। चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब जब आपने ये वीडियो खत्म कर लिया तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेन आइडिया समझ में आ गया होगा जो भी मैंने इस वीडियो में बताया। चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।